जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की आगे वाली बात करेंगे। पिछले चैप्टर हमने बात की थी माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोब्स की अगर बात करें तो वो हर जगह पाए जाते हैं और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर कंपोनेंट बनाने का भी काम करते हैं। हमने बताया था कि अगर 1 ग्राम मिट्टी अगर ले ली जाए तो उसमें 4 करोड़ तक माइक्रोब्स पाए जा सकते हैं। माइक्रोब्स का यूज हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में देखा था, बटर बनाने और चीज बनाने में देखा था, मिल्क से कर्ड बनाने में देखा था, योगर्ट बनाया था और ब्रेड तक बनाने में हमने उसका यूज किया था। डोसा इडली भी बनाया था। इन सभी चीजों में माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था। माइक्रोब्स का इस्तेमाल हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हुआ। आज हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। तो माइक्रोब्स का अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हें बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो माइक्रोब्स जो ह्यूमन बीइंग के लिए वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बनाने में जब हम यूज करते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है। लार्ज स्केल का मतलब ढेर सारा अमाउंट होना चाहिए उनका, और उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ती है एक बड़े से वेसल की। वेसल अर्थात बहुत बड़ा सा एक टैंक टाइप का, जिसमें हम उन माइक्रोब्स को ग्रो करा सके। उन टैंक्स को, जिन टैंक्स में हम माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पर ग्रो कराते हैं, उन टैंक्स को हम कहते हैं फर्मेंटर्स। तो वर्ड याद रखना, फर्मेंटर्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। और ये फर्मेंटर्स कुछ नहीं होते, वेसल्स होते हैं, बस कुछ नहीं होते। क्या होते हैं? वेसल्स। तो माइक्रोब्स की बात करेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम बात करें तो माइक्रोब्स को हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में। जिस वेसल का इस्तेमाल करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए उन्हें हम कहते हैं फर्मेंटर्स। क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स। कुछ नहीं होता, ये वेसल होता है जिसमें हम लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं। वैसे मतलब कोई बर्तन हो, टैंक का टाइप का होता है, मान लो ऐसा कोई होगा, ऐसा होगा, इसमें हम माइक्रोब्स को लार्ज स्केल पर ग्रो कराते हैं। यही होता है फर्मेंटर्स। एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, फोटो बहुत अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। ये फर्मेंटर्स। तो माइक्रोब्स का लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में 2 एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे, एक बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में और दूसरा आपको मिलेगा एंटीबायोटिक्स के बनाने में। एंटीबायोटिक्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हम केवल बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में बात करेंगे। तो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो बेवरेज इंडस्ट्रीज होती क्या है पहले ये जानें। बेवरेज इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं, जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, आपने नाम सुना होगा वाइन का, बियर का, इन सभी चीजों का। वाह, बड़ा स्मार्ट हो। तो हाँ, माइक्रोब्स को हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में। बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में अल्कोहलिक ड्रिंक्स आती हैं। वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं वाइन, बियर हो सकती है, विस्की हो सकती है, ब्रांडी हो सकती है, रम हो सकती है। तो ये सारी चीजें, और इन सबको बनाने में हम जब बनाते हैं तो इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। इथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, मिथेनॉल भी एक तरह का अल्कोहल होता है, लेकिन हम इन सभी को बनाने में इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो मिथेनॉल होता है वो हाईली पॉइजनस होता है। और हाईली पॉइजनस, इतना ज्यादा पॉइजनस होता है कि वो ड्रिंकर्स की ना डेथ तक करवा सकता है। तो इसलिए हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं मेथनॉल के बजाय। और इसको इथेनॉल बनाने में हम उसी माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। आप में से कोई बताए कि कौन सा था वो माइक्रोब? हाँ, ईस्ट। ईस्ट में भी जिस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं ईस्ट, वो होता है साइक्रोमाइसीस सेरिवेसी। बस अंतर इस बात का होता है कि जब हम उसे ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते हैं तब हम उसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं क्योंकि वो बेकरी का प्रोडक्ट है। लेकिन जब हम इसे बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं अर्थात अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज करते हैं तो इसी साइक्रोमाइसीस सेरेवेसी को हम कहते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। क्या कहते हैं? ब्रेवर्स ईस्ट।
ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं जब हम इसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज करते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में जब हम यूज करते हैं तब हम इसे कहते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। कौन होता है वो? साइक्रोमाइसीस सेरिवेसी, SACCHAR, साइक्रोमाइसीस सेरिवेसी। तो यही होता है जिसे हम ब्रेवर्स ईस्ट कहते हैं जब हम इसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज करते हैं। तो जो होती है अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कुछ नाम लिख लीजिए, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। तो ये ढेर सारी चीजें, तो ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जिन्हें हम बनाने में यूज करते हैं। इनमें हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें इथेनॉल जो होती है, आइए हम इसी इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे कि ये इथेनॉल किस तरह से बनाई जाती है। यह इथेनॉल बनाई जाती है माल्टेड सीरियल्स से। ये माल्टेड सीरियल्स या फ्रूट के जूस से बनाई जाती है। फ्रूट जूस में मेनली हम ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेप्स में जो जूस होती है उसमें पाई जाती है शुगर अर्थात शर्करा। उस शुगर का हम करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जब हम उसका करते हैं तो उससे हम इथेनॉल का इस्तेमाल हो, क्या बोलते हैं उसे, जब हम माल्टेड सीरियल्स या फिर फ्रूट जूस का इस्तेमाल करते हैं तो उस शुगर को हम चेंज कर लेते हैं इथेनॉल में। तो उस शुगर को जो इसमें इस्तेमाल करी जाती है फर्मेंटेशन में वो होती है C12H22O11। ये होती है शुगर जिसका इस्तेमाल हम करते हैं इथेनॉल बनाने में। ग्रेप्स से लेते हैं H2O और इसमें हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। एंजाइम का नाम याद रखिएगा, एंजाइम का नाम होता है इन्वर्टेज एंजाइम। इस इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में हम इस C12H22O11 को उन दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ होता है, और वो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6। दोनों सेम फार्मूले, लेकिन नाम में दोनों के बड़ा डिफरेंस है, फंक्शनल ग्रुप में भी दोनों के बड़ा अंतर है। ये भी फार्मूला वही, ये भी फार्मूला वही। ये ग्लूकोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है। इसका मतलब ये जब ऐसे लिखा हो तो आप इसे ग्लूकोज इसे फ्रक्टोज कहें। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्लूकोज है, लेफ्ट वाला ग्लूकोज राइट वाला फ्रक्टोज, ऐसा नहीं है। आप इसे भी फ्रक्टोज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इसे ग्लूकोज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज होगा जब ऐसे लिखा हो। लेकिन जब ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना हो, फार्मूला इसका लिखा हो सीधे सीधे फंक्शनल ग्रुप के साथ लिखा हो, तब हम किसी का भी नाम कुछ भी नहीं लिख सकते। दोनों का फार्मूला सेम है, नाम में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं। क्रियात्मक समूह में डिफरेंस होता है। जो ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह होता है फंक्शनल ग्रुप, वो होता है एल्डिहाइड। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइड होता है। CHO कहते हैं। और जो फ्रक्टोज होता है इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोन, CO कहते हैं। तो ये बात हो गई। इस हम शुगर को हमने चेंज कर लिया ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब हम फर्दर इसी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इस्तेमाल करके हम इथेनॉल का प्रोडक्शन करेंगे।
जब हम इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज कोई भी एक ले लो, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो C6H12O6 में जब हम ईस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं? ईस्ट। ये ईस्ट जाइमेज नाम का एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये जाइमेज नाम का एंजाइम इसको चेंज कर देता है इथेनॉल अर्थात एल्कोहल में। C2H5OH होता है इसका फार्मूला, और ये 2 CO2 निकल जाते हैं। देखो बैलेंस हो गया, 6 कार्बन, 2 दूना 4, 2 6 कार्बन, 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन, इधर भी 6 ऑक्सीजन, तो सब कुछ बैलेंस है। तो हो गया ये इथेनॉल का प्रोडक्शन। फ्रूट शुगर अर्थात ग्रेप शुगर का जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसको जैसे जैसे ग्रेप राइप होता जाता है, पकता जाता है, उसमें शुगर कंटेंट अर्थात शुगर की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ उसमें पाया जाने वाला ईस्ट की मात्रा भी बढ़ती जाती है। और ये जो ईस्ट है उसी शुगर में प्रेजेंट होता है, और ये ईस्ट जाइमेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करके एल्कोहल इथेनॉल का प्रोडक्शन करता है। ये क्या है? इथेनॉल। नॉन पॉइजनस होती है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये रिएक्शंस जो होती हैं फर्मेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन। और एक बात, ये रिएक्शन जो होती है इन द अब्सेंस ऑफ एयर होती है, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में होती है। और तीसरी बात, फर्मेंटेशन में जाइमेज जब ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज इथेनॉल में चेंज होता है तो डीकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। डीकार्बोक्सिलेशन। अकर्स मतलब होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिमूवल ऑफ CO2 को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो एथेनॉल बनने की प्रक्रिया फर्मेंटेशन है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर होती है, और ये डीकार्बोक्सिलेशन इसमें होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जो इथेनॉल है, ये जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनमें वाइन शुगर और वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी और रम है। ये अलग अलग टाइप की हैं। जब इन्हें बनाया जाता है, कौन सी बनेगी यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने रॉ मटेरियल क्या यूज किया, या रॉ मटेरियल के साथ साथ यह भी डिपेंड करता है कि किस पाथवे से यह रिएक्शन होकर गुजरी है, किस पाथवे से होकर यह रिएक्शन गुजरी है। या हमने रॉ मटेरियल, हमने ग्रेप्स का इस्तेमाल किया, या हमने महुआ का नाम सुना होगा, महुआ का इस्तेमाल किया, जौ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीजों में से कभी कभी तो आलू का भी इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहल बनाने में। तो इनमें से किस रॉ मटेरियल का हमने यूज किया, ये डिपेंड करता है, और उसी के अनुसार बनती है ये एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो जो वाइन है, बियर है, किस पाथवे से होके गुजरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, और पांचवी क्या है? रम। ये रम है, ये किस पाथवे से होके गुजरी है, इसका मतलब ये है कि इनमें से किसका डिस्टिलेशन किया गया है और किसका डिस्टिलेशन नहीं किया गया है। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि अलग अलग पाथवे से होके गुजरी है। इन पांचों में से जो वाइन और बियर होती है, इनका डिस्टिलेशन नहीं किया गया होता है, विदाउट डिस्टिलेशन होती है। क्या होती है? विदाउट डिस्टिलेशन। और ये तीनों विस्की, ब्रांडी और रम,
ये तीनों विद डिस्टिलेशन होती हैं, इनको डिस्टिलाइज किया गया होता है विद डिस्टिलेशन। तो ये हो गई वाइन और बियर की किस पाथवे से होकर गुजरी है और कौन सा रॉ मटेरियल हमने यूज किया, उसके आधार पर ये किस तरह की होंगी। ये विदाउट डिस्टिलेशन है, ये विद डिस्टिलेशन है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किस में, इनमें से किस अल्कोहलिक ड्रिंक्स में हम कितने मात्रा में इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। जान लो, आधा से ज्यादा लोग तो जानते ही होंगे, बियर में तो जानते ही होंगे तुम लोग। हम सभी का बताते हैं, वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इन पांचों में कितनी अमाउंट में इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया है। तो जो वाइन होती है इसमें 10 से 20% इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया होता है, बियर में 4 से 8% इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया होता है, विस्की में 6 से 12% इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया होता है, ब्रांडी में 60 से 70% इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया होता है, रम में 40% इथेनॉल का इस्तेमाल किया गया होता है। तो वाइन में कितना होती है, वाइन में होती है 10 से 20% इथेनॉल। क्या होती है, इथेनॉल। बियर में 4 से 8% होती है, विस्की में 6 से 12% होती है, ब्रांडी में 60 से 70% होती है, रम में अबाउट 40% तक इथेनॉल पाई जाती है। तो ये हो गया माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। बेवरेजेस इंडस्ट्री, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में अर्थात बेवरेजेस इंडस्ट्रीज में हमने माइक्रोब्स का इस्तेमाल देखा। अभी हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक्स के रूप में हम माइक्रोब्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर हम इंडस्ट्रीज में करते हैं, जिसके लिए हमें लार्ज वेसल्स की आवश्यकता होती है। उस लार्ज वेसल्स को हम कहते हैं फर्मेंटर्स। और पहले हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए जो एसेंशियल या वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं बेवरेजेस और होती हैं एंटीबायोटिक्स। बेवरेजेस में बात करें तो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम आती हैं। ये जो होती हैं इनमें इथेनॉल का प्रोडक्शन जो होता है वो ईस्ट का इस्तेमाल, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी अर्थात ब्रेवर्स ईस्ट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। या किस तरह की बनेगी ये डिपेंड इस बात पर करता है कि हमने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया और किस पाथवे को अपनाया है। पाथवे का मतलब डिस्टिल्ड है या विदाउट डिस्टिल्ड है, मतलब डिस्टिलेशन किया गया या नहीं किया गया। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं, विस्की, ब्रांडी और रम विद डिस्टिलेशन होती हैं। और उसके बाद इथेनॉल का प्रोडक्शन हमने बताया, जैसे जैसे ग्रेप्स पकता जाता है, राइप होता जाता है, उसमें शुगर कंटेंट और ईस्ट कंटेंट दोनों बढ़ते जाते हैं, जिसके साथ ईस्ट जो होता है जाइमेज नाम का एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में। और इसी इथेनॉल का अमाउंट अगर हम देखें वाइन में, बियर में, विस्की में, ब्रांडी में, रम में अलग अलग पाया जाता है। वाइन में 10 से 20% होता है, बियर में 4 से 8% होता है, विस्की में 6 से 12%, ब्रांडी में 60 से 70 और रम में 40% तक एथेनॉल पाई जाती है। थैंक यू। आगे हम बात करेंगे माइक्रोब्स को हम सीवेज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल हम एंटीबायोटिक्स में कैसे करते हैं। एंटीबायोटिक्स, इसका जो मतलब है एंटीबायोटिक्स जो हुई, इसकी जो खोज हुई बहुत ही अच्छी हमारे लिए साबित हुई 20वीं सेंचुरी में जब इसकी खोज करी गई। अब हम लोग आगे की बात अगले ही लेक्चर में करेंगे, काफी समय हो गया। धन्यवाद।